हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। पहले लेक्चर की अगर कुछ बातें याद हो आप लोगों को तो आपको पता होगा कि उसमें ऑब्लिक प्रोजेक्शन यानी कि किसी भी पार्टिकल को एक एंगल पे फेंकते थे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो प्रोजेक्शन ग्राउंड से हो रहा था। यही प्रोजेक्शन अगर हम किसी बिल्डिंग की हाइट पे ऊपर जाके टावर पे जाके खड़े हो जाए और वहां से करें तो फिर वो हो जाएगा बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट। कैसे सॉल्व करना है इसको, क्या इसके प्रोसेस रहेंगे, क्या रेंज होगा, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या वेलोसिटी होगा, है ना, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुका हूं और मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हुए चले। जो भी मैं आपको यहां पे एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूं टॉपिक वाइज, उनको अपने हाथों से लिखना जरूरी है। इसके अलावा डीपीपीज जो आपको मिलती है हर लेक्चर में, वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आप किसी डीपीपी में फंस जाते हो, कोई डाउट आता है, तो आप उसके वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं। ये डीपीपीज और वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके उसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। जो मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, वो आपको खुद से भी करने हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहां पे करा रहा हूं, ये तो है ही, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं, ये भी आपको सॉल्व करने खुद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, क्योंकि देखो फिजिक्स में अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, थ्योरी आपने पढ़ ली, लेकिन उस थ्योरी को अगर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाए तो वो थ्योरी किसी काम की नहीं है। तो मेक श्योर कि जब आप भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तरफ से ही एफर्ट्स लगाइए। पहली बारी में अगर नहीं बनेगा, दूसरी बारी में बनेगा, तीसरी में बनेगा, लेकिन खुद से ही सॉल्व करना उसको, ठीक है। चलिए भाई, तो मेक श्योर पेन और पेपर आपके पास हो, क्योंकि जो बातें आज मैं आपको सिखाऊंगा वो आपके नोट्स में होनी चाहिए। ओके, तो बेटा जब हम बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट, तो ऐसा वाला प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा था पहले, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से देखा था आप लोगों ने। नाउ सेम प्रोजेक्टाइल मोशन अब मैं किसी बिल्डिंग की छत से परफॉर्म कर रहा हूं। तो ये कोई बिल्डिंग है बेटा जिसका हाइट h है। h हाइट की बिल्डिंग के ऊपर से मैंने पार्टिकल को फेंका थीटा एंगल पे, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया जा रहा है। तो मेरे बच्चे इसमें भी क्या होगा, सिंस इट इज अ केस ऑफ अ 2 डायमेंशनल मोशन, तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट होगा इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा पार्ट होगा वर्टिकल मोशन। तो इसको भी 2 टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। पहला होगा हॉरिजॉन्टल मोशन, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी x की तरफ होगी u cos थीटा, x की तरफ एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। पार्टिकल के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि हर जगह पे पार्टिकल कहीं पे भी पहुंच जाए उस पे वो फोर्स नीचे की तरफ लगता ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं यहां पे, तो वर्टिकल मोशन को जब हमने डिफाइन करा तो इनिशियल वेलोसिटी जो बनेगी इट इज गिवन बाय u sin थीटा। एक्सेलरेशन जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू माइनस का g, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन को कंसीडर कर रहे हैं। ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे वाली साइड को नेगेटिव ले लेंगे। तो हमारा साइन कन्वेंशन यही है। अगर आपको पसंद आए कि सर मुझे ऊपर वाली साइड नेगेटिव लेना है तो ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है बेटे इसमें। तो साइन कन्वेंशन जो है वो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, बट मेक श्योर जो भी क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्शन में वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो भी क्वांटिटीज नीचे की तरफ है वो सारी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ये सारी बातें पता है मेरे बच्चे, तो एक जो भी बातें मैं आपसे पूछूं, जैसे किसी टाइम t पे वेलोसिटी पूछ लूं तो आप वो बता सकते हैं। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो वो आप बता सकते हैं। अगर मैं आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूं तो वो आप बता सकते हैं। अगर मैं आपसे रेंज पूछता हूं तो भी आप बता सकते हो। बता पाएंगे आप लोग? बता सकते हैं ये सारी बातें? बारी बारी से मैं आपसे चीजें पूछने शुरू करूंगा। जैसे सबसे पहले एक काम करो, पहले तो इसको नोट कर लो, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसी का मैं वेलोसिटी और ये सारी चीजें आज से पूछूंगा भी, ठीक है। लिख ली सारी बातें। अब आ जाओ, सबसे पहली चीज जो अब हम चर्चा करेंगे, वेलोसिटी एट टाइम t। वेलोसिटी एट टाइम t, t टाइम पे वेलोसिटी बेटा।
तो इसमें भी वही सब होगा। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करते हुए चलेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन को जब हमने गौर फरमा के देखा, देन वी विल कम टू नो कि सर Vx is the velocity along the x-axis equals to ux initial velocity plus का ax into t. Since ax equals to 0, therefore Vx जो होगा वो ux के बराबर है, यानी कि वो u cos थीटा के बराबर है। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन को भी कंसीडर करेंगे यहां पे। और जब मैं वर्टिकल मोशन बोलता हूं तो ये वो होगा मोशन जो कि y की तरफ है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस का ए वाई इंटू टी। आपको समझ आती हैं सारी बातें। सो वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस का जी टी। इससे आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगी एट टाइम टी। इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी इच्छा श्रद्धा है, अगर आपको वेलोसिटी कंबाइन वाली निकालनी है तो इट कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में निकालना चाहते हो, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। सो ये हमारे पास तरीका हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट तो यही होगा। बाकी कभी गलती से पूछ ले कि भैया v का मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने किसी टाइम टी पे वेलोसिटी पूछी। कोई फर्क नहीं आया, पार्टिकल को अगर मैं ग्राउंड से फेंकूं या फिर किसी बिल्डिंग की हाइट पे जाके उसको फेंकूं, वेलोसिटी किसी टाइम टी पे जो होगी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर रहेगी बातें आपको? चलिए भाई, तो सेकंड पॉइंट जो अब हम कंसीडर करेंगे वो होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट का। तो सेकंड पॉइंट जो यहां पे कंसीडर करने जा रहे हैं वो होगा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी बात करते हैं। तो फिर से वही सब बातें, हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है अलोंग द एक्स एक्सिस वो जीरो, सिंस ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर से वही बात होगी, वर्टिकल मोशन को भी कंसीडर कर लीजिए यहां पे। तो यहां पे इक्वेशन वर्टिकल मोशन के लिए भी लिख देता हूं। तो y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। मेक श्योर जो डिस्प्लेसमेंट y में होगा वो नेगेटिव रखना है आप लोगों को। सर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि जो पार्टिकल है वो कहां आ रहा है बेटा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया? क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया? क्योंकि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, और बेटा नीचे की तरफ तो नेगेटिव होता है ना। तो y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव है, x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव है। x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा आगे की तरफ पॉजिटिव है, y में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो जब आप इन सारी बातों को लिख रहे हो तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो साइन कन्वेंशन को प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहां पे y में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, पुट द वैल्यूज विद द साइन बेटा, है ना। सो ये y में डिस्प्लेसमेंट आता है फिर अपने पास में। चलो कोई बात नहीं, अभी चाहो तो इसको प्लस में लिख लो, बट मेक श्योर कि हाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। एनीवेज, सो अगर आपसे वो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करता है तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत। आप जस्ट लिखिएगा एक्स आई कैप प्लस का वाई माइनस का जे कैप आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब बस वैल्यूज पुट करनी है आपको ये वाली यहां पे, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर फॉर दिस। क्लियर रहेगी बातें? क्लियर रहेगी ना बातें? तो बस इसको नोट करना है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं। सो ये डिस्प्लेसमेंट की बातें हो जाएगी यहां से, ठीक है, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट की बातें हो जाएगी। नोट इट डाउन। हो गया सभी का? क्लियर रहेगी बातें? वेलोसिटी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, यहीं से सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपकी वही पुरानी वाली लगेगी, इसमें भी तो कोई परिवर्तन नहीं है ऐसा भी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आप देख लीजिए वही सारी बातें हमने यहां पे भी की है बेटा। y में डिस्प्लेसमेंट, x में डिस्प्लेसमेंट, x में एक्सेलरेशन, y में एक्सेलरेशन, x में इनिशियल वेलोसिटी, y में इनिशियल वेलोसिटी। कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया है मैंने भी इसमें, ठीक है? ठीक है, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट इंपॉर्टेंट यही है, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट यही इंपॉर्टेंट है यहां पे इसमें। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत से मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो पार्टिकल एक पाथ फॉलो करते हुए जाता है और फाइनली वो पार्टिकल नीचे गिर जाता है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए से लेके पॉइंट ऑफ कोलिजन बी, या फिर जहां पे वो ग्राउंड से टकरा दे। बेटा ए पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, वो कहां गिरा? जाके बी पे गिरा। ए से लेके बी तक जाते समय क्या पार्टिकल हवा में था? ए से लेके बी तक जाते समय क्या पार्टिकल हवा में था? यस सर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मेरे बच्चे। चलिए भाई, अब ए से बी जाते समय पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ए से बी जाते समय पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किस में किया? वाई में या एक्स में? ए से बी पार्टिकल गया तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई में कवर हुआ। तो यहां पे मैं वाई के डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा हूं। सो y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। कंडीशन लगानी पड़ेगी बेटे इसमें। कंडीशन क्या बोलती है हम लोगों से? जब टाइम बराबर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के, व्हेन t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, देन y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो माइनस h होगा क्या? बोलो जरा। जब पार्टिकल, ध्यान सुनना, जब पार्टिकल a से b गया तो वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या वो h के बराबर नहीं होगा? सोचो ना, a कहां ऊपर, b कहां नीचे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। a ये रहा, b ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, कितना है इनके बीच में? छोटा सा डिस्टेंस h का। तो जब पार्टिकल a से b पे गया तो वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है h, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ सो इट विल बी माइनस का h। तो जब पार्टिकल a से b जा रहा है तो टाइम लगता है टाइम ऑफ लाइट, और जब पार्टिकल a से b जा रहा है तो y में डिस्प्लेसमेंट होता है माइनस का h। तो जब टाइम बराबर टाइम ऑफ लाइट तो y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस का h हो जाएगा। जब टाइम बराबर टाइम ऑफ लाइट तो y में डिस्प्लेसमेंट माइनस का h। यही तो नई चीज मिली है हम लोगों को यहां पे। आपको याद होगा ग्राउंड से जब हम प्रोजेक्शन कर रहे थे तो y का डिस्प्लेसमेंट 0 किया था। याद आया कुछ? ग्राउंड से जब आपने प्रोजेक्शन किया था तो y में डिस्प्लेसमेंट 0 आया था, लेकिन यहां पे y में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आ रहा है। a से लेके b तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है h, और वो भी नीचे की तरफ, इसलिए भी डिस्प्लेसमेंट y माइनस का h हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहां रखनी है। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा कंडीशन डाल चुके हो, जब टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो y बराबर माइनस का h होगा। सो माइनस का h इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी
माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, चलिए भाई माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इधर आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, माइनस का u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस का h इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है t में, सॉल्व दिस, solve the quadratic equation, solve the quadratic equation in order to get the value of t, in order to get value of t, value of t, t का वैल्यू चाहते हो तो इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, आप क्या कर सकते हो, फैक्टर्स लिख सकते हो सीधा ही, या फिर आप श्रीधराचार्य मेथड भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सभी को आता है, बस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, तो आपको इससे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। बेटा क्या मिलेगा इससे हम लोगों को, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट को सॉल्व करने के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से आप टी का वैल्यू निकालेंगे, और एक बार अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल गया, so now it is very easy for you guys to find the value of range. हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आप निकालना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी यहीं से निकल जाएगी। कैसे? आप जानते हो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? सब पार्टिकल यहां ए से बी गया, दिस इज कॉल्ड द रेंज। यानी कि जब पार्टिकल ए से बी जाता है तो हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रेंज कहते हैं। जब पार्टिकल ए से बी जाता है तो हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रेंज कहते हैं। ए से बी जाने में कितना समय लगा? समय लगा है टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना। तो जब टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेंज के बराबर हो जाएगा। चलिए भाई लिखें इसको यहां पे, व्हेन टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी योर रेंज। एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं, इट विल बी योर यू कॉस थीटा इनटू टी। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, आर विल बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी। यहां पे आके रेंज का फॉर्मूला भी रुक जाता है। अब यहां आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे मेरे बच्चे, तो ये मत सोचना कि सर कोई फॉर्मूला नहीं है क्या, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है जिससे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट उठा के यहां पुट करेंगे तो रेंज मिलेगा। फिर समझ गए? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट उठा के जब आप यहां रखोगे तो आपको रेंज मिलेगा। ऐसा करोगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ये हमने निकाल लिया। मैक्सिमम हाइट की बातें यहां मत करना बेटा, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी हाइट पे हो यहां पे, ठीक है। तो अगर आपसे वो मैक्सिमम हाइट पूछ भी लेता है तो यही है बेटा मैक्सिमम हाइट जो आप निकाल सकते हैं। अगर वो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछता है तो ये निकाल देना, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर वो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछता है तो इट विल बी योर कैपिटल H प्लस H मैक्सिमम। तो अगर आपसे वो मैक्सिमम हाइट पूछता है फ्रॉम द ग्राउंड, सो इट विल बी योर कैपिटल H प्लस H मैक्सिमम, ये आंसर बनेगा। ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट तक गए? ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट तक गए? सो इट विल बी H, क्वेश्चन में गिवन होगा H मैक्स। निकालने का फॉर्मूला याद करो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। बस ऐसा इन दोनों को ऐड करने का तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कैन बी रिटन एज कैपिटल H प्लस H मैक्स विच इज योर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर रहेगी बातें? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का सारी बातें मैंने यहां पे आपको बता दी है। इसको नोट जरूर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए। लिखा सभी ने? समझते हो बात को? चलिए भाई, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h हाइट गिरने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी? एक काम करते हैं, देखो डायलेमा क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको स्मॉल h लिख देता हूं। हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए मैं इसको स्मॉल h लिख देता हूं, है ना, ताकि थॉट क्लियर रहेगा बिल्कुल कि अच्छा ये स्मॉल h की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्मॉल h की।
तो एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, स्मॉल h हाइट जब नीचे आता है तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी? कैपिटल H इज द टोटल हाइट। पार्टिकल को ऊपर फेंका, इट विल गो लाइक दिस। तो जब पार्टिकल स्मॉल h हाइट नीचे आ जाता है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये सब हमें बताना है। सो एक कंपोनेंट यहां आएगा, एक कंपोनेंट यहां आएगा। तो मुझे तो वेलोसिटी बताना है जब वो पार्टिकल h हाइट नीचे आ जाएगा, आफ्टर फॉलिंग हाइट h। तो वही बात होगी, एक तो x एक्सिस में सॉल्व करेंगे, एक y एक्सिस में सॉल्व करेंगे। तो x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं मैं। x एक्सिस मतलब मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल मोशन की, y एक्सिस मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल मोशन की। तो मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन की। तो बेटा जब हम x एक्सिस को सॉल्व करें तो क्या लिखे इसमें, वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2ax इंटू एक्स। तो यहां से वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स बना रहेगा और ये आपका अगेन यू कॉस थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भैया, क्यों? क्योंकि यहां पे ax जो होता है वो 0 हो जाता है, तो इसकी वजह से पूरी पिक्चर खराब हो जाती है यहां पे। हाँ, फर्क किसको पड़ेगा? वर्टिकल वाले को। तो चलो भाई वर्टिकल वाले को सॉल्व करते हैं। तो वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर प्लस का 2ay इंटू वाई में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू माइनस का g इंटू माइनस का h। सो वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये Vx हो गया, ये Vy हो गया। वो मांग रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी मांग रहा है तो भैया ठीक है, वेलोसिटी मांग रहा है तो Vx आई कैप प्लस का Vy जे कैप करना पड़ेगा हम लोगों को, अगर वो वेलोसिटी मांग रहे तो। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मांग रहा है तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। चलिए भाई, तो अगले पेज पे हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अभी हमने Vx निकाल लिया, अब हम Vy भी निकाल चुके हैं, यहां पे बस पुट करना है। सो V कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। मेरे बच्चे आप भी जानते हो कि Vx जो है वो u cos थीटा है। हाँ, सो Vx का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और Vy का स्क्वायर जो आया था वो आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का या प्लस का 2gh, प्लस का 2gh था ना, हाँ प्लस का 2gh। पुट करिए यहां पे, तो v का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहां पे देखेंगे तो u स्क्वायर प्लस का 2gh। तो h हाइट गिरने पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी बनती है वो ये बनती है। h हाइट गिरने पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। कोई फर्क आया? हाँ, थोड़ा सा फर्क है सर, इस बार कुछ अलग बातें हुई है। एनीवेज जो भी है, ये सारी बातें आपको नोट करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो। लिखा सभी ने? पक्का? ये भी लिखो। हो गए भी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देख लेते हैं इस पे बेस्ड। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी u का वैल्यू आपको 50 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया विद द हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियस ही बात है। सो इट विल बी योर u cos 30 डिग्री, it will be your u sin 30 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, टावर का हाइट हमें 70 मीटर दे रखा है। मैंने बोला था ना हाइट ऑफ द टावर देता है वो आपको।
नाउ फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालनी है आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगनी थी, कुछ लगाओ फिर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम एफर्ट्स करेंगे। बेटा y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। याद आई इक्वेशन? बोला था जब टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो y बराबर माइनस का h होता है बेटा। बिल्डिंग का हाइट 70 दे रखा है तो माइनस का 70 हो जाएगा ये। तो लिखो माइनस का 70 इज इक्वल्स टू यू साइन 30 डिग्री इंटू कैपिटल टी माइनस का हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। माइनस का 70, यू का वैल्यू 50 है ना, तो माइनस का 70 इज इक्वल्स टू माइनस का 50 साइन 30 1/2 होता है इंटू कैपिटल टी माइनस का 10/2 इंटू टी स्क्वायर। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। माइनस का 70 इक्वल्स टू 25t माइनस का 5t स्क्वायर, तो ये 5t स्क्वायर माइनस का 25t माइनस का 70 इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक कोई समस्या परेशानी किसी प्रकार की है? किसी को होनी भी नहीं चाहिए थी, है ना। सो टी स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का बेटा कितना होता है 14 होता है आई थिंक ये, इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी यहां पे। टी स्क्वायर माइनस का 70 प्लस का 2t माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। टी कॉमन ले लिया, सो टी माइनस का 7 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, टी माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, देखो क्या आंसर बनता है, टी का क्या वैल्यू आ रहा है। अगले पेज पे सॉल्व कर लो इसको। सो टी माइनस का 7 कॉमन ले लिया, सो टी माइनस का 7 इंटू टी प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। इससे मुझे दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी टी इक्वल्स टू 7 और एक मिलेगा टी इक्वल्स टू माइनस का 2। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कभी नेगेटिव नहीं होता। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, 7 सेकेंड्स। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें कितना आ रहा है 7 सेकेंड्स आ रहा है, लिख देता हूं मैं यहां पे 7 सेकेंड्स। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट को लेके सॉल्व करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, उससे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। सेकेंड चीज वो मांग रहा है मुझसे रेंज। तो जब वो हमसे रेंज की डिमांड करता है, सो रेंज कैन बी रिटन एज u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो 50 cos 30 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी योर 7, 350 इंटू cos 30। cos 30 कितना होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। कुछ कट सकता हो तो देख लो यार। 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 175 √3 मीटर इज योर रेंज। चाहो तो √3 की जगह 1.71 पुट कर सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है। सो रेंज भी आ गया है हमारे पास 175, सही काटा ना इसको बिल्कुल, हाँ सर। तो 175 √3 मीटर इज द रेंज। चलिए भाई नोट कर लीजिए, सवाल को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? यहां तक ये पूरा पार्ट आएगा, क्लियर रहेगी बातें? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ बॉल इज थ्रोन अप from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. It hits the ground at a distance of 17.3 meter from the base of the tower. Calculate the height of the tower बेटा। समझ गया मैं बात को, क्या कहना चाहता है ये। हाइट निकालनी है मुझे टावर की, निकाल देंगे हाइट। कैसे निकालोगे? पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन वो पार्टिकल जो है टावर से कितनी दूर जाके गिरता है 17.3 मीटर दूर जाके वो गिरता है। मेरे बच्चे इसको क्या रेंज कहते हैं बोलो जरा। कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, 10 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका था। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका 30 डिग्री के एंगल पे, और यहां पे 17.3 मीटर दूर जाके वो गिरता है।
तो क्या दिया हुआ है आपको सवालों में? सवालों में जो मुझे गिवन है, देखो यही तो बातें होती है जो आपको पहचाननी है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री का, और साथ ही साथ रेंज 17.3 मीटर की। हमें हाइट कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लगा दूं, जिसको कहते हैं u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा करने से मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, तो फिर मैं हाइट निकालूंगा। रेंज होता है 17.3 इज इक्वल्स टू 10 cos 30 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। 17.3 इज इक्वल्स टू 10 अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 आया। 173 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। रूट 3 की जगह 1.73 लिख सकते हैं हम लोग। भाई इसके भी डेसिमल हटा दिए, अपॉन में 2 0 आ जाएंगे। 173 से 173 मर जाएगा, 0 से 1 0 मरेगा, 0 से 1 0 मरेगा, तो 1 इज इक्वल्स टू टी बाई 2। सो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, और ये हमें मिला है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये हमसे पूछा था? नहीं सर, हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा है। सो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हम लोग बढ़े आगे और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाई, विच इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब ये माइनस का एच हो जाएगा, इट विल बी योर यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस का हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। माइनस का h इज इक्वल्स टू यहां पे u 10 साइन 30 1 बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 माइनस का 1 बाई 2, g का वैल्यू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 ही आ रहा है ना, हाँ तो बस पुट कर दिया। 2 से 2 मर गया, 2 से ये 2 टाइम्स मर जाएगा, तो माइनस का h इक्वल्स टू 10 माइनस का 20 माइनस का h इक्वल्स टू माइनस का 10, h इक्वल्स टू 10 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा था, इट कम्स आउट बी 10 मीटर, और यहां पे हमारा ये सवाल हो जाता है समाप्त। समझ आई बात? लिख लो जल्दी से, इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी से। क्लियर रहेगी बातें? कोई समस्या तो नहीं होगी ना इसमें? यहां पे आइए, देखिए इसको। वाई में डिस्प्लेसमेंट निकाला, जब टाइम बराबर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के, इसमें क्या किया, जब टाइम बराबर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के, तो y में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो माइनस का h हो जाता था। वो हमने यहां पे फॉलो किया और सॉल्व करके h का वैल्यू 10 मीटर आ गया। गॉट इट? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द अनदर केस ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट का सेकंड केस है। पहले वाले केस में पार्टिकल को आप ऊपर फेंक रहे थे, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे। अब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं आप लोग, ठीक है? जैसे होता है ना होली पे, क्या करते हो, है ना? तुम लोग तो नहीं करते होंगे, खैर कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, वो अपने छत पे से पानी के गुब्बारे मारते हैं, है ना? तो होली पे क्या होता है, वो छत पे खड़े हैं, पानी के गुब्बारे मार रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी के गुब्बारे नीचे फेंकते हैं। नीचे फेंका ऐसे हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे पार्टिकल को फेंका। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल इस बार कंसीडर किया जाएगा वो थीटा एंगल नीचे की तरफ होगा बेटा। इस बार एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है। बिल्डिंग की हाइट कैपिटल H हमें पता होती है, इस डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं, ये भी पता होता है हम लोगों को। नहीं पता नहीं होता है, हम फाइंड करते हैं इसको, है ना? और फिर से वही सारी बातें हो जाएगी। अगर यहां पे वेलोसिटी u ले ली हम लोगों ने, सो इट विल बी योर u cos थीटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। एंड इट विल बी योर u sin थीटा, क्या बात है, मजा ही आ गया। बट सर ये क्या देख रहा हूं मैं, साइन कन्वेंशन की बात माने तो u sin थीटा को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात पकड़े हो तुम लोग। साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चलोगे तो u sin थीटा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। मैंने क्या बोला, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा साइन कन्वेंशन चलेगा, मैं तो अपना लेके चल रहा हूं, ठीक है? तो मेरा साइन कन्वेंशन मुझसे कहता है कि भाई साहब देखिए, जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है आप उसको पॉजिटिव ले लीजिए, जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है आप उसको नेगेटिव ले लीजिए, जो इधर वाली साइड में डायरेक्शन होती है आप उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, और इधर वाली साइड को आप नेगेटिव ले सकते हैं। सर ये तो बिल्डिंग के अंदर घुस गया साइन कन्वेंशन, कोई बात नहीं, समझ तो आता है ना।
तो यहां पे भी हम वही काम करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशंस यहां पे भी डिफाइंड होंगे मेरे बच्चे। सो यहां पे भी हम हॉरिजॉन्टल मोशन की चर्चा करेंगे, और जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन लिखूंगा यहां पे, तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन में हम जो चीज डिफाइन करेंगे वो है ux, विच इज इक्वल्स टू u cos थीटा, ax इक्वल्स टू 0। फिर जो वर्टिकल मोशन डिफाइन किया जाएगा, उस वर्टिकल मोशन में भी हम जो बातें जानते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ जो होती है, माइनस का u साइन थीटा लेते हैं बेटा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी नीचे की तरफ आए, तो माइनस का u साइन थीटा। और y में जो एक्सेलरेशन होगा, इट इज अगेन माइनस का g। बस यही डाटा काफी है, इसके बेसिस पे मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, इसके बेसिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, इसी के बेसिस पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकता हूं, और आगे जो भी बातें वो पूछेगा वो फाइंड की जाएगी। तो देखो बेटा, दो चीजें जो मैं आपके जिम्मे पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। पहली चीज जो होगी वो मैं आपसे बस इतना सा चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिएगा कि वेलोसिटी एट टाइम t, velocity of the particle at any time t, टाइम t, किसी टाइम t पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, चौंक मत जाना, vx इक्वल्स टू ux होता है बेटा, u cos थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, सोच में मत पड़ जाना, vy होता है uy प्लस का ay इंटू टी। सो vy इक्वल्स टू माइनस का u साइन थीटा माइनस का gt। तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है किसी समय t पे। इसके अलावा वो हमसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो पूछेगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वो उसने बोला डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में, x के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इट विल बी योर यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का u साइन थीटा इंटू टी। यार अभी माइनस का साइन अभी मत लगाओ, जब वैल्यू पुट करोगे तो लगा देना, माइनस का u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आप उसमें मेंशन करना कि जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो माइनस का साइन ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइम पे वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ओवरऑल वो नेगेटिव नीचे की तरफ हो रहा है ना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओवरऑल, दैट मींस वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी यही है, वेलोसिटी भी यही है, बस एक चीज चेंज हुई है, जो पहले आप u साइन थीटा पॉजिटिव लेते थे ना, आज वही u साइन थीटा नेगेटिव हो गया है। तो इसी इक्वेशन को फर्दर आगे लेके चलता हूं, एंड लेट्स फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस। पर उससे पहले एक बार देख लीजिए क्या वो सारी बातें वैलिड हो रही है। यहां पे इसको थोड़ा सा सही करना, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एंड मेक श्योर कि यहां पे ये पार्ट आपका नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, ठीक है। सो फिर से वही x में एक्सेलरेशन 0, y में एक्सेलरेशन माइनस का g, x में डिस्प्लेसमेंट u cos थीटा इंटू टी, y में डिस्प्लेसमेंट माइनस का u sin थीटा इंटू टी माइनस का हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आपको पता ही चल गई थी। नाउ लेट्स फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस बेटा। तो अगेन सेम कहानी चलने वाली है, एक पार्टिकल जो कि डायरेक्टली नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये रहा वो पार्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये यहां पे ऐसे पार्टिकल को फेंका गया एट एन एंगल थीटा। It will go like this. This is your point A, this is your point B. A से B तक जाते समय पार्टिकल पूरा हवा में था। So time of flight is the time जिसमें पार्टिकल A से B पहुंचता है। U वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था, एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज नोन एज द U cos थीटा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा जिसको कि प्यार से कहेंगे माइनस का U sin थीटा, ठीक है। बहुत शानदार। बिल्डिंग की हाइट कैपिटल H कंसीडर करनी है हम लोगों को। Capital H is the height of the building. Capital H is the height of the building. So y is equals to uy t plus का half ay into t square।
बेटा जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले भी बोल चुका हूं मैं आपको, ए से लेके बी तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब पार्टिकल ए से बी गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर हुआ, पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा था, सो यहां पे नाउ यू नो बेटर एट टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट y इज इक्वल्स टू माइनस का h। जब टाइम बराबर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के तो y माइनस का h हो जाएगा। सो माइनस का h इक्वल्स टू माइनस का u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। सारे माइनस से माइनस मर जाएंगे एंड इक्वेशन बनती है बेटा h इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा इसको देखोगे तो पता चलेगा, अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए टू गेट द वैल्यू ऑफ टी, टू गेट वैल्यू ऑफ टी। टी का वैल्यू चाहते हैं तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर से वही बात कह रहा हूं बेटा, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा तो ही जाके आंसर मिलेगा आपको। इसके बाद वो आपसे रेंज के बारे में भी बात करता है, तो रेंज अगर वो पूछ ले तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत कि सर ये क्या कर दिया इसने, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ ली हम लोगों से। तो अगर आपको सब कुछ पता है तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी वाला फॉर्मूला ये हम पढ़ते आ रहे हैं, और बोलते हैं जब टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो x बराबर रेंज के हो जाएगा। जब पार्टिकल a से b जाता है, जब पार्टिकल a से b जाता है तो टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो a से b तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको कहते हैं रेंज। a से लेके b तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं रेंज। यानी जब पार्टिकल a से b जा रहा था सो टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो वो रेंज के बराबर। यानी कि जब टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट होता तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज हो जाती। तो रेंज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू कैपिटल T। रेंज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू कैपिटल T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। अगेन कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पुट करेंगे तो रेंज मिलेगा, बस इससे आप कुछ भी नहीं है इसमें। समझ रहे हो बात को? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो भाई नोट कर लीजिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। चाहते हो कि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेट में लिखूं तो लिख भी दूंगा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, बाकी समझ आता है। ये h इधर आ जाएगा बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। नोट कर लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो क्या है सर? इक्वेशन है ये। किया नोट सभी ने? इसको भी नोट कीजिए। हो गए भी नोट? वेल डन, बहुत बढ़िया। सो इसके बाद वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h, हमें वेलोसिटी देखनी है आफ्टर फॉलिंग हाइट h। चलो यार ये सारी बातें तो तुम अब मैं नहीं बताने वाला हूं ना, या फिर से वही सब हो जाएगा। Vx को लिखोगे ux विच इज योर u cos थीटा, है ना, बहुत बढ़िया। Vy को लिखोगे uy, कितने हाइट के बाद बोले ना, तो Vy का स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस का 2ay इंटू y। सो Vy का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सेम ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो प्लस का 2 इंटू माइनस का g इंटू डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा माइनस का y हो जाएगा, माइनस का h सॉरी। तो Vy का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh। तो फिर से वही कहानी कि v को जब आप लिखते हो इट इज योर vx i कैप प्लस vy j कैप। सारी बातें पता है ना, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। कोई नई बात बता दी क्या मैंने आप लोगों को? ये जानते नहीं हो तुम लोग पहले से? तो vx का स्क्वायर करोगे तो फिर से देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम लोग मेहनत करना है यहाँ पे, u स्क्वायर प्लस का 2gh आंसर बनेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं,
ये वही जो पहले केस में सॉल्व किया था जिसमें पार्टिकल को ऊपर फेंका था, तब भी यही आंसर आया था। पार्टिकल को नीचे फेंक रहा हूं तो भी यही आ रहा है। तो h हाइट गिरने पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी √u² + 2gh ही रहेगी। ठीक है, चलिए भाई ये सारी बातें पता थी, अब मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सीधा अब हम आएंगे सवाल पे। सवाल पहला क्या कहता है हमसे, A ball is projected from the top of a tower with the velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree below the horizontal. Height of the tower is 50 meter. Find the time of flight and the range. तो देखो भाई क्या बोला गया है यहाँ पे, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इनिशियल स्पीड यहाँ पे, यार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ कलरफुल होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे u है 30 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। ऑल्सो द हाइट ऑफ द टावर इज गिवन एज 50 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती थी y = u/t प्लस का हाफ ay/t²। याद आया कुछ, y की जगह माइनस का h लिखते थे, माइनस का u sin थीटा इंटू t लिखते थे, माइनस का हाफ g_t² लिखते थे। भूल गए तुम लोग सारे फॉर्मूले, अभी बताया बल्कि मैंने। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए h की जगह 50 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है, u की जगह 30 साइन 30 डिग्री इंटू टी प्लस का हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। सो 50 = 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी प्लस का 10/2 इंटू टी स्क्वायर। सारे 0 से 0 मर जाएंगे एंड 10 = 3t प्लस का टी स्क्वायर। ये एलसीएम 2 आएगा, 2 इधर चला जाएगा, 10 = 3t प्लस का टी स्क्वायर। चलो भाई और सॉल्व करते हैं इसको इधर। सो t² प्लस का 3t माइनस का 10 = 0। बेटा 5 2 10 होते हैं ना, और 5 - 2 3 भी होता है। तो t² प्लस का 5t माइनस का 2t माइनस का 10 = 0। t कॉमन ले लिया, सो t प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 कॉमन लिया, ये t प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल्स टू 0। सो t प्लस का 5 कॉमन लिया, सो t माइनस का 2 एंड यहाँ पे देखो, सो t प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से t के दो वैल्यू बनते हैं, एक तो बनता है प्लस का 2 और एक बनता है माइनस का 5। t यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जो कभी नेगेटिव नहीं होगा, सो 2 सेकेंड्स इज योर फाइनल आंसर। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। रेंज के लिए पूछ रहा है अब आप लोगों से, तो क्या रेंज बता नहीं पाएंगे हम लोग? चलो भाई अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। सेकेंड चीज वो हमसे रेंज की डिमांड कर रहा है, तो हमने भी बोला ठीक है भाई ले लो रेंज भी। इट विल बी योर u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। बेटा u कितना है? 30 है, देखो तो 30 cos 30 डिग्री, सो 30 cos 30 डिग्री इंटू 2, सो 30 इंटू cos 30 √3/2 होता है और इंटू 2 करना है, 2 से 2 मर जाएगा, तो 30 √3 मीटर इज द रेंज। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? रेंज का फॉर्मूला बनेगा। ये समझ तो आएगी होगी बातें भी आप लोगों को, कोई शक कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी ना? नोट कर लीजिए इसको भाई, रेंज भी आ गया अपने पास में। दिखने में लगता है कि पता नहीं क्या होगा सर ऐसा, लेकिन असल में चीजें आसान है। ठीक है, तुम्हें लगेगा देखने से कि यार ये बहुत खतरनाक होगा सवाल, ये वाला भाई बहुत टाइम वेस्ट कर देगा, बट ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट मिलते रेंज निकाल लेंगे आप लोग। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या? सब कुछ बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल बोलता है a cricket ball thrown from a height of 1.8 meter at an angle of 30 डिग्री। तो भाई क्रिकेट बॉल को थ्रो कर रहे हो फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.8 मीटर। तो पहले हाइट बना लूं यहां पे, अब देखना यहां पे दिस हाइट इज ऑफ 1.8 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, थ्रोन फ्रॉम द। बेटा यहां पे बॉल को आपने फेंका ऐसे 30 डिग्री पे, नाउ विद स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। ये 18 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको फेंका है। इसको पकड़ा एक और आदमी ने, बॉल ऐसे जा रही थी, यहां पे
एक आदमी ने इस कैच को पकड़ लिया, इस बॉल को पकड़ा। ये आदमी जो है वो 0.6 मीटर की बिल्डिंग पे खड़ा है, बिल्डिंग तो नहीं हो सकती सर, बट ठीक है जो भी है, यहां पे इस आदमी ने इस बॉल को कैच कर लिया। तो बॉल फेंकी गई थी 1.8 मीटर की हाइट से, और जो आदमी ने इसको कैच किया है वो ग्राउंड से 0.6 मीटर ऊपर था। तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, कितना हाइट यहां पे बॉल कवर कर रही है? बेसिकली ये बॉल कितना हाइट कवर कर रही है? इट विल बी 1.8 माइनस का 0.6, 1.2 मीटर का हाइट ये बॉल कवर कर रही है। सो ये बॉल जो हाइट कवर करती है, ये बॉल जो हाइट कवर करती है, इट विल बी ऑफ 1.2 मीटर। तो बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। हाउ फार वर द टू मेंस अपार्ट? ये दोनों आदमी कितने दूर थे बेटा? पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट किया, यहां पे गिर गया, तो ये क्या रेंज कहलाएगा? सोच के देखो, दोनों आदमी कितने दूर है? एक आदमी ने बॉल यहां से फेंकी, दूसरे आदमी ने बॉल यहां पे कैच कर ली। तो यहां से लेके यहां तक जाने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, इज इट द टाइम, सॉरी रेंज? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेंज हो जाता है बेटा। तो हमें बेसिकली रेंज निकालनी है, बट ये रेंज निकालने के लिए आपको सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। निकालें टाइम ऑफ फ्लाइट? निकालें क्या टाइम ऑफ फ्लाइट? चलिए भाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहां पे जो हॉरिजॉन्टल, बेटा देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1.2 होगा, वो भी नीचे की तरफ, तो माइनस का 1.2 इज इक्वल्स टू, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, बॉल का नीचे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, तो माइनस का 1.2 इज इक्वल्स टू 18 का कंपोनेंट वहां पे 18 साइन 30 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। सो माइनस का 1.2 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1/2 टी माइनस का 10/2 टी स्क्वायर। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो माइनस का 1.2 इज इक्वल्स टू 9t माइनस का 5t स्क्वायर। सो 5t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 1.2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया टी में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करना आता हो तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। फैक्टर करने की कोशिश करी, कुछ ब्रेक सा नहीं हो रहा, सा मजा नहीं आएगा इसमें फिर, है ना? तो फैक्टर भी करने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं हो पाएगा ये। तो एक काम करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड लगाते इसमें। बट आपको याद हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। अगर आपको इसके रूट्स चाहिए तो वो फॉर्मूला बनता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इट इज योर श्रीधराचार्य मेथड। तो यही चीज हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। इक्वेशन बनती है बेटा 5t स्क्वायर माइनस का 9t, 5t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 1.2 इक्वल्स टू 0। तो बेटा t का वैल्यू बनेगा माइनस ऑफ माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू माइनस का 1.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। क्लियर रहेगी बातें? क्लियर रहेगी सभी को ये बातें? कोई समस्या तो नहीं होगी इसमें? ओके चलिए भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी योर प्लस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई थिंक इट कम्स आउट बी 24 डिवाइडेड बाय 10। सो इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू बनेगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, कितना होता है ये, 4 1 1 5, 105 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सॉल्व करते तो एक वैल्यू बनेगी 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 105 डिवाइडेड बाय 10 और एक वैल्यू बनेगी 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 105 डिवाइड बाय 10। यार 105 अप्रोक्सीमेटली 10 ले लूं मैं, थोड़ा सा मक्कारी करते हैं, थोड़ी सी मक्कारी कर लेते हैं। 105 को अप्रोक्सीमेटली 105 को अप्रोक्सीमेटली 100 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा 9 प्लस 10 डिवाइड बाय 10। आई थिंक ये 1.9 बनेगा और यहां पे 9 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 माइनस का 1/10। ओए नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो थोड़ी सी मक्कारी की है बस हम लोगों ने यहाँ पे।
थोड़ी सी मक्कारी की है, 105 को अप्रोक्सीमेटली 100 लिख दिया है। इससे हमारा आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसके नियर बाई आ जाएगा। या तो आपको 105 के अंडर रूट पता हो, है ना, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए 105 का। नहीं पता तो क्या करोगे, फिर यही मक्कारी करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू जो बनेगा 1.92 समथिंग बनेगा, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.92 या 93 करके कुछ वैल्यू आने वाली है, तो 1.94 भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.94 भी लोगे, कुछ भी लोगे, इसको और राउंड ऑफ कर देंगे भी हम लोग। बेटा ये नेगेटिव टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट यही पॉसिबल होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा बेटा 1.9 सेकेंड, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 सेकेंड्स ले लेते हैं। अब 1.94 बनता तो भी 2 सेकेंड लेते, 1.96 बनता तो भी 2 सेकेंड्स लेते। तो उसकी चिंता मत करो तुम लोग, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मक्कारी थोड़ी बहुत चल जाएगी, जैसे यहां पे चल गई। 1.9 आ रहा है, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेंगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2 सेकेंड्स का बेटा इस केस में। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने रेंज पूछा हम लोगों से। तो रेंज इज गिवन बाय, सो रेंज इज गिवन बाय u cos थीटा इंटू टी। u की जगह पे हम लिखेंगे कितना, 18 cos 30, 18 इंटू cos 30 इंटू 2। 18 cos 30 की जगह अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू 2। तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी योर 18 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। तो रेंज आएगा अप्रोक्सीमेटली 18 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर, है ना। अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो अप्रोक्सीमेट वाला आ रहा था। तो इसका आंसर कुछ इसके नियर बाई होगा, ठीक है। ऑल्दो यहां पे इस सवाल में हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, बट अगर ऑप्शंस होते तो आपका आंसर जिसके सबसे करीब होगा वही फाइनल आंसर आएगा बेटा, ठीक है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, बट अगर मान लो ऑप्शंस होते तो आपके आंसर के जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन होता वही आपका फाइनल आंसर होता। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। किया नोट? ये भी नोट कर लीजिए। हुआ क्या, ये भी नोट? फिर इसको भी नोट कीजिए। किया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ डाइव bomber diving at an angle of 53 degree with the vertical releases a bomb at an altitude of 2400 feet। बेटा यहां से एक बॉम्ब को रिलीज किया गया नीचे की तरफ, तो मैं बनाते हुए चलता हूं, ठीक है। तो एक बॉम्ब को यहां पे नीचे की तरफ रिलीज किया गया विद सम वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। बेटा एल्टीट्यूड कितना है, 2400 फीट। द बॉम्ब हिट द ग्राउंड 5 सेकेंड्स आफ्टर बीइंग रिलीज। बेटा ए पॉइंट से बॉम्ब को रिलीज किया और बी पॉइंट पे जाके बॉम्ब गिर गया। ए से लेके बी तक चलने में जो टाइम लगा है वो उन्होंने 5 सेकेंड्स बोला है। बेटा क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो देखो एंगल कितना होगा, 37 डिग्री है सर। 53, अरे मेरे नादान बच्चे 53 डिग्री तो वर्टिकल से है, हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल वाला 37 होगा ना, बिल्कुल सर, ये गलती करते हो तुम लोग। हाइट 2400 फीट, ये क्या सर, फीट को क्या मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फीट में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे क्या बोला गया है, द बॉम्ब हिट द ग्राउंड 5 सेकेंड्स आफ्टर बीइंग रिलीज। ए पॉइंट से बॉम्ब को रिलीज किया था, बी पॉइंट पे जाके बॉम्ब गिरा है। ए पे जब बॉम्ब को रिलीज किया था उसके 5 सेकेंड के बाद वो बॉम्ब बी पॉइंट पे जाके गिरा है। सो क्या मुझे ए से लेके बी तक जाने का समय पता है, और ए से लेके बी तक जाने का जो समय होता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है। पहला सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉम्बर। बेटा स्पीड ऑफ द बॉम्बर निकालना अपने को यहां पे। चलिए भाई सॉल्व कर सकते हैं। y में डिस्प्लेसमेंट पता है मेरे को, तो y की इक्वेशन लगाया है, y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा जब y बराबर हो जाएगा माइनस का h, तो टाइम बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो माइनस का h इक्वल्स टू माइनस का u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस मर जाएगा, और हमारी इक्वेशन जो बनती है इट विल बी लाइक h इक्वल्स टू, h की जगह, अच्छा एक काम करते हैं अगली स्लाइड पे इसके वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो h इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। 2400
इज इक्वल्स टू यू साइन 37 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 5 है, प्लस का हाफ जी की जगह 32 इंटू 5 का स्क्वायर। बेटा जी का जो वैल्यू होता है वो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये बात अगर नहीं पता थी लिख लेना, जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 2400 इक्वल्स टू यू साइन 37 3/5 होता है इंटू 5 प्लस का 16 इंटू 25। सो 2400 इज इक्वल्स टू 3u प्लस का 400। सो यहां से 3u बनता है 2000 और u का वैल्यू बनता है 2000 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 0.66 फीट पर सेकेंड। बेटा ये मिल गई क्या स्पीड आपको? 666.66 फीट पर सेकेंड। बेटा इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली लिखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 667 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा इसका आंसर। 667 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा इसका आंसर। क्लियर रहेगी बातें? देख लीजिए एक बार आप। 667 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हाउ फार डिड द बॉम्ब ट्रैवल हॉरिजॉन्टली ड्यूरिंग द फ्लाइट? कितना चलता है वो रेंज पूछ रहा है, कितना चलता है वो रेंज पूछ रहा है आपसे। हाउ फार डिड द बॉम्ब ट्रैवल हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कितना चलता है, रेंज पूछ रहा है। क्या मेरे बच्चे रेंज बता पाएंगे? अरे सर लो, रेंज का फॉर्मूला जो होता है इट इज योर u cos थीटा इंटू टी। हाँ सर बहुत बढ़िया। u का वैल्यू 667 इंटू, या चाहो तो इसको 2000/3 भी लिख सकते हैं। u को 2000/3, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे आपकी। u की जगह मैं लिख रहा हूं 2000 डिवाइडेड बाय 3, इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। इंटू cos 37, बेटा cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है आई थिंक, है ना, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 5 था ये। सो 2000 डिवाइड बाय 3 इंटू 4/5 इंटू 5 से तो 5 मर जाएगा एंड फिर से वही कहानी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। 8000/3 फीट इज योर रेंज। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व करना तो इसको यहां तक लाके छोड़ देना बस। 3 2 6, फिर यहां पे 2, सो 2 6 18, 2 6 18, तो 2 666 है ना। सो इट विल बी योर 2 666.66 फीट, approximately can be written as 2667 फीट। आई थिंक यही बनेगा। 6 3 18 है ना, करके देख लेना यार, मक्कारी थोड़ी बहुत कर लोगे ना। हे भगवान, मुझे बताना पड़ेगा क्या तुम लोगों को ये सब। 2 6, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18। लो मिल गया तसल्ली, मिटा दूं अब इसको मैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। सो यहां पे इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2667 फीट भी बोल सकते हो, ये रेंज है बेटा। ये क्या मिला आपने? रेंज मिल गया, बहुत ही शानदार। थर्ड पार्ट पूछ रहा है व्हाट वर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड से टकराने वाला है तो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताना है, क्या होगा। जब वो ग्राउंड से टकराने वाला है उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ये बताना है। चलिए भाई, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई ग्राउंड पे टकराने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको? ग्राउंड पे टकराने के लिए उसको टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स। तो Vx इक्वल्स टू ux होता है सर, विच इज इक्वल्स टू u cos इंटू थीटा। सो इट विल बी योर 2000 डिवाइडेड बाय 3, u का वैल्यू 2000 डिवाइड बाय 3, cos 37 आई थिंक इट इज 4/5, सो 8000 डिवाइड बाय 15। ओके कितना बनेगा? 5 3 15 और 5 1 5, 16 5 80, 1600 बाय 3 फीट पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड। चलिए भाई, तो Vx हो गया। अब हम Vy निकालते हैं। इट इज योर Uy प्लस का Ay इंटू टी। सो Uy इज योर U साइन थीटा माइनस का G इंटू टी।
सो 2000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन 37 बेटा 3/5 होता है, साइन 37 3/5 होता है, माइनस का 32 इंटू टी का वैल्यू 5 हो जाएगा बेटा, 3 से 3 मर जाएगा, 5 4 20 होते हैं, 400 माइनस का 5 2 10, 5 2 15, 160। ठीक है, cos 37 is 4/5, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम हियर 400 माइनस का 160 करेंगे और 0 10 में से 6 गए 4, 3 में से गया 240। सो दीज आर द आंसर्स, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। सो यही मांग रहा था वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ये मांग रहा था हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जो हमने फाइंड किया एंड इट कम्स आउट बी नथिंग बट 1600 डिवाइडेड बाय 3 एंड 240 फीट पर सेकंड। उसको सॉल्व करोगे 3 5 सा 15 हो जाएगा, 500 समथिंग बनेगा ये। ठीक है, तो मक्कारी कर सकते हो चाहो तो, बट मत करना यार। 533.33 चलता जाएगी ये कहानी, है ना। सो भाई बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड टाइम कितना हो चुका है, 5 सेकेंड्स, तो बस वही हमने यहाँ पे दिमाग लगाया। गॉट इट, क्लियर रहेगी सारी बातें सभी को। तो एक बार शुरू से देख लो, नोट करते हुए चलो, अरे इतना पीछे नहीं जाना, यहाँ पे हाँ, नोट करते हुए चलो सारी बातें। किया नोट, ये भी हो गया, ये भी कर लिया, ये भी, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, यहां पे हमारा सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज सॉल्व कराए हैं, वो आपको समझ आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पार्ट पे कोई डाउट रह गया और वीडियो दोबारा देखना चाहते हो या फिर डीपीपी आपको चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आइए और आपको जाना है IIT JEE में। यहां पे आप मेरे लेक्चर पे यहां पे वॉच नाउ पे क्लिक करिएगा तो इधर एक और पेज खुलेगा जिसमें इधर की तरफ नीचे सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बेटा। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए, सारे चैप्टर्स यहां पे सीक्वेंस वाइज हमने अरेंज करके रखे हैं अलोंग विद देयर डीपीपीज एंड देयर डीपीपी सॉल्यूशंस। तो सब कुछ एक सिंगल जगह आपको मिलने वाला है। तो इधर उधर जाके टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, सीधा आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहां से आप अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि आपको इसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा या फिर ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइए, उनको बोलिए कि भाई अगर जेई की प्रिपरेशन करनी है तो अब इधर उधर जाके टाइम वेस्ट ना करके सीधा मैग्नेट ब्रेन्स पे आए, क्योंकि यहां पे हो रही है धमाकेदार प्रिपरेशन फॉर द जेई। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। और बस इतनी ही बातें हैं आज की अमेजिंग सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी